टोक्यो के बाहर ये स्टैचू है महात्मा बुद्ध का। ये 390 फीट है और दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू कहा जाता है। जब ये जापान में बना था, ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत है और पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है इरफान सिद्दीकी साहब। ये ख़ुद बहुत ज़बरदस्त किस्म के कॉलमिस्ट हैं। मैं इनका रीडर हूँ मुस्तकिल, और इनकी दावत पे मैं यहाँ जापान आया हूँ और इनका मेहमान हूँ। तो सिद्दीकी साहब, मुझे इरफान सिद्दीकी साहब यहाँ पे लेके आए और मैं इस स्टैचू को एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त। ब्रॉन्ज का है, ये ज़ाहिर है मेटल का बना हुआ है और इसको 1993 में मेरा ख्याल है कंप्लीट हुआ था। और जो ये इरफान सिद्दीकी साहब बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वो हबीब बैंक प्लाज़ा, और कराची के अंदर वो 100 फीट है और 100 मीटर। और ये जो है कितने मीटर सर? ये 120 मीटर, 390 फीट। 390 फीट 120 मीटर। तो आप ये समझें कि जब ये बना था तो उस वक्त ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्मा था और अब ये 5वें नंबर पे है, पहले जो ऊंचे मुजस्मे हैं। इसलिए बामियान के अंदर जब बहुत ऊंचा मुजस्मा महात्मा बुद्ध का तालिबान के दौर में जब उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी, तो जापानीज़ गवर्नमेंट ने ये ऑफ़र की थी कि आप हमें दे दें इसको, और हम इसका चार्ज ले रहे थे, बल्कि पेमेंट करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन उस वक्त हमने कमाल ये किया मुसलमानों ने कि बम लगा के तोपों के ज़रिए उसको तोड़ दिया, लेकिन किसी को दिया नहीं। तो पता नहीं उस बुत शिकनी का क्या फ़ायदा हुआ था हमें। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद अंदर इसके ऊपर जाते हैं। लिफ्ट है, सीढ़ियाँ हैं, ऊपर टॉप तक जाते हैं। मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा अभी। टिकट लेने के बाद अब आगे चल रहे हैं जी, और यहाँ पे टूरिस्ट खड़े हैं और मेरा ख्याल है ये गाइडेड टूर होगा, गाइड्स होंगे साथ। इंटरनेशनल मीडिया 6:30 to 10 p.m. Yeah. We're doing an interview of foreigners who come to visit this site. Yeah. Would you be available to cooperate? he's a ये विशेस काउंटर है। यहाँ पे खड़े होकर अपनी विश लिखते हैं, लिखने के बाद यहाँ लटका देते हैं और सबका ख्याल ये है कि इससे विश पूरी हो जाएगी। इस तरह ये सारी ख्वाहिशें लटकी हुई हैं और दुनिया में जितनी भी ख्वाहिशें होते हैं वो लटकी रह जाती हैं, क्योंकि ख्वाहिश लटकाने से पूरी नहीं होती, करने से पूरी होती है। तो जहाँ जितना टाइम यहाँ पे लिख के लटकाने में ज़ाया हो जाता है, उससे बेहतर ये है कि इंसान जो है वो काम करे, मेहनत करे और उसके बाद जाके विशेस पूरी हो। ये बड़ा मज़े का जी इन्होंने बनाया हुआ है वाटर बॉडी, और बांस लगा के होली वाटर है। और दुनिया में जितने भी मज़हब हैं उनके अंदर पत्थर है, उनके अंदर पानी है और फिर फेरे हैं। ये दुनिया के हर मज़हब के अंदर है, यानी कोई मज़हब भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर होली वाटर का कॉन्सेप्ट ना हो। सबका ख्याल ये है कि पानी जो है उसका मज़हब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ऐसी बात नहीं है, पानी का इंसान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। तो यहाँ पे ये, और ये बहुत ही मज़ेदार इन्होंने गेट टाइप बनाया हुआ। ऊपर देखें जी, ये हाँ, इसके अंदर बेल टावर है, घंटा बजाते हैं थोड़ी देर बाद, और उसके बाद ये बड़ा मज़े की बनाई हुई बालकनी इन्होंने। और आई विश कि मैं भी एक इस टाइप के बनाऊँ इंशाल्लाह। ये देखिएगा, एक घंटा बजा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है, और ये देखें बंद कर दें इसको। ये बुद्धा का मुजस्मा दुनिया में सबसे ऊंचा, टोक्यो के अंदर। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अभी हमने घंटा बजाया और घंटा बजाने का अपना एक मज़ा होता है। ये इंसान ने सबसे पहले इस टाइप के काम करने शुरू किए थे। तो एक इंडियन फिल्म थी जिसमें उसने कहा कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ कि जिसे जो चाहे आके बजाया जाता है।
तो ये वो घंटा है जिसको जो चाहे आके बजाया जाए। जापान का कमाल ये है कि क्लीनलीनेस और जापानीज़ कल्चर जो है वो हैरान कुन है। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कोई कौम इतनी साफ़ सुथरी, पुरअमन और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली हो सकती है। यहाँ सुबह से मैंने जो देखा वो कमाल ही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं बताता जाऊँगा। एक तो यहाँ पे जो बच्चों की स्कूलिंग है वो बड़ी दिलचस्प है जी। एक तो हर किस्म का एज का जो बच्चा है और मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन सबको इन्होंने इक्वल रखा हुआ है। यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चे पैदल स्कूल आते हैं, कोई बच्चा गाड़ी पे नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि जब गाड़ियों में बच्चे देखते हैं बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, तो फिर वो कंपैरिजन आ जाता है। तो उसके बजाय सब बच्चों के लिए लाजम है कि वो पैदल स्कूल आएँ। और जो एक लोकेलिटी होती है बच्चों के लिए, उस लोकेलिटी के तमाम जो वालिदैन हैं उन सब के लिए लाजम है कि उन्होंने डेज कोई तय किए होते हैं कि 2 वालिदैन जो हैं वो फ़ैसला कर लेते हैं कि फ़लाँ दिन हम उस लोकेलिटी के तमाम बच्चों को ख़ुद स्कूल छोड़ के आएंगे। तो एक जो पेरेंट होता है वो आगे बच्चों के लग जाता है और उसके बाद जो दूसरा पेरेंट होता है बच्चों के एंड पे। मसलन फ़र्ज़ करें कि एक जगह है जहाँ पे 16 बच्चे हैं, तो 2 लोग होंगे, जो एक बच्चा जो होगा वो आगे हो जाएगा बच्चों के और जो दूसरा होगा बच्चों के आखिर में हो जाएगा। तो वो इस तरह स्कूल छोड़ के आते हैं और फिर उसी तरह स्कूल से लेके आते हैं। और लंच जो होता है वह स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। और जो बच्चों की फ़ीस है वो बड़ी दिलचस्प है जी कि आपकी जो इनकम है उसके मुताबिक फ़ीस तय होगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आपकी फ़ीस कम होगी आपके बच्चे की, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपके बच्चे की फ़ीस ज़्यादा होगी इनकम से रिलेटेड। और एक ख़ास इनकम के बाद बच्चे की फ़ीस जो है फ्री हो जाती है, लेकिन वो बताया नहीं जाता किसी को ताकि बच्चे इन्फीरियर फील ना करें। तो ये मैंने सुबह मुआयना किया कि 2 पेरेंट्स जो बच्चों के हैं उन्होंने झंडे उठाए हुए थे। एक झंडा लेके आगे खड़ा था, एक झंडा लेके पीछे। सारे बच्चे जो हैं वो कितार बना के स्कूल जा रहे थे और स्कूल छोड़ के आए उनको। फिर उसके बाद जब छुट्टी होगी तो वही पेरेंट्स जो होंगे वो लेंगे बच्चों को। तो लोकेलिटी के अंदर सब ने अपना अपना दिन तय किए हुए हैं सब बच्चों को लेके। ये बड़ी मुझे अच्छी और दिलचस्प चीज़ लगी। यहाँ पर इरफान सिद्दीकी साहब ने शादी के बारे में बड़ा मज़े का बताया जी कि जब किसी की शादी होती है तो कार्ड भेजता है और कार्ड में वो लिख जाता है कि इतनी सलामी आपने देनी है। जो बड़ों के लिए होती है वो सलामी होती है, बच्चों के लिए भी होती है, और उसी सलामी से वो सारे अखराजात पूरे किए जाते हैं और बाकी कुछ पैसे बच जाते हैं जो मियाँ बीवी शुरू में इंजॉय करते हैं उन पैसों को। तो ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर भी होती थी, लेकिन अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दिया हुआ है, जो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छा था, ताकि शादी कम अज़ कम बंदे को फ्री पड़नी चाहिए। तो जापानीज़ की ये बड़ी ज़बरदस्त आदत है। एक और चीज़, पूरे जापान में यानी टोक्यो में जो मैं 2 दिन से हूँ, यहाँ पे मैंने डस्टबिन नहीं देखी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग गंद डालते ही नहीं है। ये एक नेक्स्ट लेवल की सफाई पसंदी है कि आप डस्टबिन ही ख़त्म कर दें। कोई किसी के पास अगर ट्रैश है तो उसने उठा के अपने घर लेके जाना है, उसने वहाँ सड़क पे या किसी और जगह नहीं फेंकना। लिहाजा अगर आपके पास खाली बॉटल है या कोई रैपर है तो लोग अपनी जेब में डाल के उसको घर लेके जाते हैं और फिर वहीं पे उसको डिस्पोज़ ऑफ करते हैं, बाहर नहीं डिस्पोज़ ऑफ करते। स्कूल से आने वाले बच्चे जो होते हैं उनके हाथों में छड़ियाँ होती हैं, जिससे वो नीचे अगर किसी जगह कोई सिगरेट का टोटा पड़ा हुआ है, कोई कागज़ पड़ा हुआ है, तो वो भी इकट्ठा करते हुए वापस जाते हैं। तो इसके अलावा मैंने देखा कि एक जगह पे एक सड़क के ऊपर जो मोहल्ले के लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो सुबह सुबह आके सफाई कर रहे थे। तो लोग खुद सफाई करते हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी करती होगी डेफिनेटली, लेकिन लोग इसको ज़िम्मेदारी समझते अपनी कि हमने सफाई खुद करनी है। तो ये जापानीज़ के अंदर बड़ी अच्छी आदत मैंने देखी कि इंतहा दर्जे के सफाई पसंद है। फिर लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, ये आपस में इंटरेक्ट करने के ख़िलाफ़ हैं, चुप करके बैठे रहते हैं और बिल्कुल किसी से मिलने के लिए नहीं जाते। एंटी सोशल हैं, बिल्कुल सोशल नहीं है। लिहाजा इनकी जितनी ख्वाहिशें, जितने प्रॉब्लम्स होते हैं अपने तक महदूद रखते हैं, लोगों तक पता ही नहीं चलता। इसलिए यहाँ पे खुदकुशी बहुत ज़्यादा है। एक साल में 40,000 बंदा जो है ऑलमोस्ट खुदकुशी कर जाता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे एक सुसाइड फॉरेस्ट भी है जो मैंने किसी जगह पढ़ा था कि वहाँ लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ से निकलते नहीं हैं, वहीं मर जाते हैं। तो उसकी शायद रीज़न ये है कि लोग एंटी सोशल हैं। तो जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, लोगों से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली अंदर घुटन पैदा हो जाती है। तो ये इस मामले में बहुत बैगिंग नहीं करते कोई जापानीज़ किसी जापानीज़ से, बल्कि किसी से पैसे नहीं मांगता, और अगर कोई मांग रहा हो तो पूरी सोसाइटी उसको बुरा समझती है। तो ये कुछ इनकी हैबिट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताता भी जाऊंगा जापान से कि क्या क्या इनके अंदर दिलचस्प चीज़ें। यहाँ पे हम आए हैं तो ये शूज़ रखने के लिए उन्होंने बाहर
लिफाफे लगाए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनकी तो इबादत गाह है, ये बुद्धा का मुजस्समा है। तो ये आप अपना एक शापर लें, जैसे मैं अभी इरफान साहब ने लिया है, तो एक शापर मैं लूँगा, ये देखिएगा, और उसके बाद अपने अपने शूज़ रख के उसके बाद इसको आप देखिएगा, ये है, ये हमने अपने शूज़ उतारे, ये हमने इसमें बैग में रखेंगे और फिर उसे साथ लेके जाएंगे। तो ये जो पाकिस्तानी इबादत गुजार हैं उन सब के लिए है कि भाई साहब मस्जिदों के सामने इस टाइप के लिफाफे रख लें ताकि वहाँ पे गंद ना पड़े। तो ये इन्होंने सिर्फ एक स्टैचू रखा हुआ है बुद्ध का, जिसके ऊपर इन्होंने चढ़ने के लिए स्टैचू के ऊपर भी इन्होंने सामने ये इस टाइप के लिफाफे रखे हुए हैं ताकि लोगों को सहूलत हो सके, सफाई रहे। ये एक रूम है, एंट्री रूम, यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे ये खड़े हो गए, उसके बाद ये हमें आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे एंट्री है। तो अब हम 2 खड़े हैं जी बंदे, और उसके बाद और लोग आ रहे हैं। तो फिर ये जब पूरा हो जाएगा तो फिर ये आगे ट्रैवल करवाएंगे हमें। 本日は牛久大仏ご参拝いただきましてありがとうございます。こちらの डिफरेंट पोज जो होता है ना, हाँ जी, बुद्धा के डिफरेंट पॉस्चर्स हैं। हाँ जी, ये बुद्धा के कहते हैं कि 350 के करीब होते हैं पॉस्चर्स। तो इन्होंने मुख्तलिफ पॉस्चर्स बनाए हैं और ये शायद ओरिजिनल हैं। म्यूज़ियम बड़ा ज़बरदस्त है जी इसका, और यहाँ से रूट स्टार्ट होता है। अब बुद्धा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने बहुत बुद्धा को ट्रैक किया है, इवन नेपाल के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बामियान, अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर, अब जापान के अंदर। ये जो बुद्धा स्टैचू है उसके ऊपर चढ़ेंगे और फिर आपको वहाँ से शहर का नज़ारा करवाएंगे कि शहर कैसा लगता है बुद्धा के सर के ऊपर से। ये जब ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद छोटी छोटी विंडोज़ बनाई है उन्होंने, ये दिल से, जहाँ फ्राम द हार्ट ऑफ बुद्धा, यहाँ से आपको शहर के मुख्तलिफ मनाज़र नज़र आते हैं। जब आप नीचे खड़े थे मुजस्समे के ऊपर तो आपको नज़र आ रहे थे तो एक साइड से 3 होल्स। तो अब ये होल्स हैं जहाँ से आप नीचे देखते हैं। तो एक होल ये है, वो देखिए वो गेट है जहाँ से हम एंटर हुए थे, जिसके अंदर हमने घंटा बजाया था। वो दिखा रहे कहाँ से हम देख रहे हैं, वो दिखा रहा है। ये देखिए कि ये तस्वीर है, तस्वीर के ऊपर एक निशान लगा हुआ है, तो ये बता रहा है कि यहाँ से आप नीचे देख रहे हैं दिल से। तो हमने बुद्धा के दिल से दुनिया को देख रहे हैं हम इस वक्त। तो वो नीचे गेट बड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है आपको यहाँ से ये। तो उसके बाद ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं जी, और ये अब पहले लिफ्ट से ऊपर आए और उसके बाद अब सीढ़ियों से नीचे उतरते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, लेकिन देखिए सफाई इसलिए है कि यहाँ पे शूज़ अलाउ नहीं है, तो लोगों ने शूज़ जो अपने हाथों में उठा रखे हैं। इनकी भी तस्वीर वगैरह होती है। तस्वीर पूरी दुनिया में होती है, हर मज़हब के अंदर तस्वीर इनकी, ये 7 ईयर्स। एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हर तरफ
ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा राउंड में है बनाया हुआ। और ये बेंच से हैं, यहाँ पे बेंच निकाल के तो ये इबादत करने के लिए, इनकी इबादत करने का तरीका यही होता है कि किसी एक बुत के सामने खड़े होके तो ये अपने जो वर्सेस हैं वो पढ़ते हैं। यहाँ पे इनका जो मेन पादरी या पंडित जो होता है, इनका मॉन्क जो बड़ा मॉन्क कहलाता है, वो यहाँ पे वो सरमन देता होगा डेफिनेटली। ये उसकी चेयर है। तो ये इनकी इबादत का तरीका ये है कि ये लोगों की तरफ देख के सरमन नहीं देते। ये सामने जो इनकी किताब पड़ी हुई है दूसरी साइड पे, यानी इनका जो मॉन्क होता है उसकी सिर्फ पीठ नज़र आ रही होती है। यहाँ पे आपको ना कुछ बुत नज़र आएंगे जिसके पीछे सूरज है। सूरज वाला मतलब ये होता है कि अब ये प्रॉपर बुद्धा बन चुका है। तो ये वो पोस्चर्स हैं कि जब बुद्धा बन चुका था तो अब ये पीछे जो है वो सारे ऐसे भी नज़र आएंगे आपको कि जिसके पीछे ये नहीं होंगे। तो ये मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि जिसके पीछे सूरज बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुजस्मे हैं जब बुद्ध बन चुका था, ये उस चीज़ को जाहिर करते हैं। अब ये सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं। तो इनका रिचुअल है कि आप लिफ्ट से ऊपर आते हैं और सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। ये लिया चारा मछलियों का और ये हम अब मछलियों को चारा डालेंगे। और उसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 100 यानी यहाँ पर रख जाएं, नहीं अच्छा लगता तो बगैर उसके लगाएं। मैं इंशाल्लाह बगैर उसके लगाऊंगा। बड़ी बड़ी मछली है जी। इसको कहते हैं भूखी मछली। और ये 100 येन जो है ना, मैं इनको वापस कर रहा हूँ। क्या याद करेंगे, लेकिन पैसे इन्हीं की हैं, मेरे नहीं। ये मेरा खाना डाल दिया हमने। अल्लाह जी खुश हो गए, क्या बात है।